डियर स्टूडेंट्स, आज हम वंशानुक्रम एवं वातावरण पर डिस्कशन करेंगे, यानी कि हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट कैसे एक बच्चे को अफेक्ट करता है, उसका उसके पढ़ने पे और मतलब खेलने कूदने पे हर एक चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। यानी कि माता पिता से लिए गए जीन्स के द्वारा ही वो आ, कार्य करता है। ठीक है, मतलब कई बार यूँ नहीं कह देते हैं कि भाई ये तो अपने पापा पे गया, ये अपनी मम्मी पे गया, तो इसका मीन्स कि उस बच्चे में जो जीन्स आए हैं वो पापा से आए हैं या मम्मी से आए हैं, उन जीन्स का बच्चे के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि वंश का प्रभाव। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है थ्योरीज ऑफ हेरिडिटरी। थ्योरीज ऑफ हेरिडिटरी में फर्स्ट है बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। ठीक है, ये बीजमैन ने थ्योरी दी थी। ठीक है, बीजमैन ने क्या कहा था कि बॉडी जो है वो दो तरह की सेल्स से बनी होती है, दो तरह की कोशिकाओं से बनी होती है। जो बाहरी देह है वो कायिक कोशिका से बनी होती है, सोमैटिक सेल्स से। ठीक है, और उसके अंदर दूसरी तरह की कोशिका जो होती है वो होती है उत्पादक कोशिका या जर्म्स सेल्स। ठीक है, मतलब माता पिता से मिले जीन्स को आगे बढ़ाता है, एक बच्चा अपने माता पिता से मिले जीन्स को आगे बढ़ाता है। ये थ्योरी किसने दी थी? बीज, इसको कहा जाता है बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, ये बीजमैन ने दी थी, ये थ्योरी दी थी बीजमैन ने। हमारा गाल्टन का बायोमेट्रिक सिद्धांत। गाल्टन ने कहा था कि बच्चा जो है अपने जीन्स को अपने माता पिता से, दादा दादी से, नाना नानी से और ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स से भी लेता है। यानी कि बच्चा अब 1/2 जीन्स का भाग जो है वो अपने पेरेंट्स से लेता है, माता पिता से। 1/4 ग्रांड पेरेंट्स से, इससे दादा दादी नाना नानी कोई भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स से वो 1/8 जीन्स का पार्ट लेता है। उसके बाद ग्रेट ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स से 1/16। जब हम ये सोचते हैं कि भाई देखो इसका ब्लड ग्रुप 3 पीढ़ी पीछे गया है, तो इसका मतलब उसने ब्लड ग्रुप वाले जीन्स जो हैं वो अगली पीढ़ी से लिए हैं। ठीक है, यानी कि मतलब जो गाल्टन के अनुसार बच्चा जो है अपने जीन्स मतलब जो गुणों का प्रभाव जो है उस पे माता पिता का, केवल माता पिता का ना होकर वो गुण दादा दादी नाना नानी से भी ले सकता है, और उस पर प्रभाव यानी कि वंशानुक्रम का प्रभाव यहाँ पर गाल्टन ने साफ साफ दिखाया है। मेंडल का वंशानुक्रम का सिद्धांत। मेंडल ऑस्ट्रिया निवासी थे और वो एक पादरी थे। उन्होंने चर्च में ही मटर के पौधों पर यह प्रयोग किया था। उन्होंने मटर के कुछ लंबे पौधों को और कुछ छोटे पौधों को संकर करके अपने खेत में बोया, और वहाँ से उन्होंने एक नियम निकाला कि प्रभावी वाला पौधा जो है वो अप्रभावी वाले पौधे को दबा देता है, यानी कि अप्रभावी गुण अप्रभावी को ज़्यादा तेजी से दबाता है। ठीक है, उन्होंने साफ साफ बताया, दो रेशो में इनको बांटा, जिसको जेनोटाइप रेशो या फेनोटाइप रेशो कहा जाता है। यानी कि जो लंबे थे वो लंबे हो गए, लेकिन अगर ये वाला गुण अप्रभावी रहा तो फिर इस वाले गुण को हाइट के वो मिले। मेंडल के दिए गए इस वंशानुक्रम सिद्धांत में साफ साफ पता चला कि प्रभाविता का नियम कार्य करता है, यानी कि जो गुण ज़्यादा प्रभावी होगा, मतलब जिसके जीन्स ज़्यादा प्रभावी होंगे वही गुण बच्चे में विकसित होगा। मटर के पौधों के द्वारा मेंडल ने साफ साफ दिखा दिया कि संकर पौधे भी ज़्यादा लंबे हो सकते हैं अगर उनमें हाइट का गुण ज़्यादा, हाइट के जीन्स प्रभावी हों। ठीक है, ये तो हो गया था प्रभाविता का नियम। उसके बाद नेक्स्ट था सेग्रीगेशन का नियम, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम कैसे कि मतलब पौधे लंबे भी हो सकते हैं, लंबे जीन्स से पौधे लंबे भी हुए और कुछ पौधे छोटे भी हुए, इसको सेग्रीगेशन का नियम कहा गया। यानी कि मतलब जो प्रभावी जीन्स थे उन्होंने अप्रभावी को प्रभावित कर दिया और नीचे दबा दिया, जिससे प्रभावी गुण सामने उभर कर आए। इसका मतलब ये हुआ कि वंशानुक्रम का बच्चे पर पूरा प्रभाव पड़ता। वंशानुक्रम का सिद्धांत उन्होंने अपनी पुस्तक नेचुरल सिलेक्शन में बताया है कि प्रकृति ये डिसाइड करती है कि कौन जिएगा, कौन अपने वंश को आगे बढ़ा पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकृति में आए बदलाव के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेगा वो तो यहाँ पर जीवित रहेगा, और जो अपने आप को इस बदलाव के अनुसार नहीं ढाल पाएगा वो आने वाले समय में खत्म
हो जाएगा। लेमार्क ने जो सिद्धांत दिया था वो उन्होंने इस बेस पे दिया था कि हलवाई का बेटा कभी भी हलवाई नहीं बन सकता, मतलब एक अच्छा हलवाई नहीं बन सकता। यानी कि कुछ आनुवांशिक गुण होते हैं, बच्चा उन्हीं को ग्रहण करता है और उन्हीं के अनुसार आगे अपने उसके कार्य को वो निर्धारित करता है। इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि घोड़ों ने भीषण गर्मी के कारण पहले नीचे वाली घास खाई, ठीक है, लेकिन जब वो नीचे वाली घास भीषण गर्मी के कारण एक दिन खत्म हो गई तो उन्होंने पौधों पे उचक कर लंबी वाली घास खानी शुरू की, जिसकी वजह से उनकी गर्दन लंबी हो गई और वो जिराफ में चेंज हो गए, जिराफ कहलाए। लेकिन ये थ्योरी बाद में बिल्कुल फेल हो गई थी। लॉ ऑफ हेरिडिटरी यानी कि वंशानुक्रम के नियम। फर्स्ट है समानता का नियम। समानता के नियम के अनुसार एक ही जाति के प्राणी से एक ही प्रकार के संतान उत्पन्न होगी, यानी कि आम के पौधे पर आम लगेंगे, जामुन के पौधे पर जामुन। विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम एक ही माता पिता के बच्चों में भी गुणों में अंतर हो सकता है कि एक बच्चा ज़्यादा गुस्से वाला हो और एक बच्चा थोड़ा सा मतलब प्यार से बात करने वाला हो, यानी कि बच्चों में क्रोमोसोम का डिफरेंस होता है। जो जीन्स का फर्क है उनकी वजह से विभिन्नता आ जाती है। नेक्स्ट है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम ये कि इंटेलिजेंट पेरेंट्स के बच्चे भी नालायक हो सकते हैं, यानी कि उनकी भी बुद्धि कम काम कर सकती है। वजह क्या होती है? क्योंकि हमारे जीन्स अकेले माता पिता पर डिपेंड ना होकर दादा दादी, नाना नानी, पिछली कई पीढ़ियों पर डिपेंड होते हैं। इसलिए प्रत्यागमन का नियम भी हेरिडिटरी में कहीं ना कहीं काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लॉ ऑफ हेरिडिटरी पे डिस्कशन किया है, कल वातावरण पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। 19 दिन रह गए, 19 दिन के अकॉर्डिंग आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए।